नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई एम अभिषेक मेहरा and as you know that I make videos on the current affairs and the geopolitics which is happening across the globe. So if you have watched my videos before, please do watch this video, and if you haven't watched, please like, subscribe and share my channel. I will keep on putting good stuff for all of you to have a good glimpse on what is happening across the globe. So चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खबर लेके आए हैं आपके लिए। आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में एक जो नाम जो उजागर हुआ था बहुत बड़ा, वो था ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर का। ये प्रिंस चार्ल्स के ब्रदर हैं। इनको इनके 66th बर्थडे पे गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि इनके एप्स्टीन फाइल्स में न्यूमरस जगह पे नाम आए थे और इनके जो रिलेशन थे एप्स्टीन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो उनका फ्रेंड था। यहाँ तक कि ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो ही वॉज पीडोफिल, और ये एप्स्टीन जो था इनको नाबालिग लड़कियाँ या फिर कह सकते हो प्रॉस्टिट्यूट्स इनको सप्लाई करता था टू हैव फन। और इनके ऊपर एक और एलिगेशन भी है कि अगर इनकी ईमेल्स पढ़ी जाए कि तो इन्होंने रॉयल प्रॉपर्टी का यूज़ किया फॉर ऑल दिस प्रॉस्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग। तो ये अपने 66वें बर्थडे पे गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद इनको नॉर्थफ्लॉक के पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। तो इनसे 10 घंटे की पूछताछ चलती है, फिर इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन बतौर करार देके लेट थर्सडे की इवनिंग को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा अब तक की कंट्रोवर्सी है रॉयल्स में, यूनाइटेड किंगडम में प्रिंसेस डायना की डेथ के बाद। और इसमें ये इनके ऊपर जो मेन कन्विक्शन ये है, ये एक्चुअली क्या है, 2001 से 2011 तक ये यूके के ट्रेड एनवॉय थे। इन्होंने कुछ सस्पिशियस इंफॉर्मेशन जो थी वो शेयर की थी एप्स्टीन के साथ। तो जैसे जैसे आगे आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या थी सस्पिशियस इंफॉर्मेशन और क्यों इन्होंने ये शेयर की थी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये आज ये 66 बर्थडे पे अपने गिरफ्तार हो गए हैं। और ये क्या हुआ था कि कई सारी सिविल गाड़ियाँ आई इनकी घर पे जो कि सेंट्रिगम में है, और सेंट्रिगम में आके इनको वहाँ से सिविल में एक ड्रेस में पुलिस आई, सिविल गाड़ियाँ आई, इनको उठा के ले गई वहाँ से। और इन द मीन टाइम फिर क्या हुआ कि इनका जो रॉयल इस्टेट था विंडसर में, जो कि इनके ब्रदर प्रिंस चार्ल्स III ने इनको दिया हुआ था, वहाँ पे भी इनके वहाँ पे रेड हुई। और आप सब जानते हैं इनसे पहले रॉयल टाइटल थे उनसे सारे छीन लिए हुए थे। और लास्ट अक्टूबर में इनको पूरा बर्खास्त कर दिया था प्रिंस चार्ल्स III ने अपनी पूरी डायनेस्टी से, अपनी पूरी फैमिली से, कि ये बंदा जो है ये हमारे पूरे कल्चर के खिलाफ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है क्राउन को। तो इसलिए इसको इमीडिएटली वहाँ से निकाल दिया। अब इस पर बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इन पे पहले पुराने स्कैंडल भी बहुत थे। अच्छा, इन्होंने आपको अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो 2019 में इन्होंने एक इंटरव्यू किया था BBC के साथ, ये उसको कार क्रैश इंटरव्यू भी कहते हैं। उसमें मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है इसके ऊपर। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जो इन पे एलिगेशंस लगे थे, इन्होंने अपनी जो इमेज था उसको सुधारने के लिए इन्होंने थोड़ा काम किया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। अच्छा, 2010 में जब एप्स्टीन की कन्विक्शन हो चुकी थी, फर्स्ट टाइम जब इसकी कन्विक्शन हुई थी, तो ये भाई साहब जो है ये मिलते हैं एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में काफ़ी टाइम, मतलब एक हफ्ते से भी ऊपर उसके वहाँ पे मेंशन में रहते भी हैं। तो इससे पूछा गया कि भाई अगर तू इतना ज़्यादा सुथरा है, इतना अच्छा आदमी है, तो तू 2010 में न्यूयॉर्क से में क्या करने गया था उसको मिलने के लिए? तो वो कहता है कि मैं इसलिए मिलने गया था कि उसके ऊपर जो कन्विक्शंस लगे थे, एलिगेशंस लगे थे चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन के, वो मैं उसके बाद उससे अपने पूरे रिश्ते ख़त्म करने गया था। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने उससे रिश्ते ख़त्म करने गए थे, तो फिर आप एक हफ्ता उसके घर गया अगर ऐसे। तो वो कह रहा था कि वो बहुत कन्वीनियंट था उसका घर रहना वहाँ पे, मेरा वहाँ पे कन्वीनियंट था, इसलिए मैं वहाँ रहा। और ये मतलब इट वॉज द राइटफुल एंड द ऑनरेबल थिंग टू डू टू फिनिश माई फ्रेंडशिप विद एप्स्टीन। मतलब आप देखोगे कितना बड़ा ये धोखेबाज आदमी है, ये वहाँ पे जाके भी पूरा अपना एंजॉय करके आया हुआ एप्स्टीन के साथ।
अब इसमें क्या है कि एक एलिगेशन आपको, जैसे सबको पता है कि सबसे बड़ा एलिगेशन इस पे जो लगाया वो लगाया था वर्जीनिया गिफर्ड्स ने। उसने बोला था कि इसने जब मैं माइनर थी तो इसने मेरे साथ 3 बार सेक्स किया था, और उसने इसको 2021 में न्यूयॉर्क के कोर्ट में कॉन्विक्ट भी किया, इसको अक्यूज कर दिया था सेक्सुअल असॉल्टिंग की केस में। और वहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर मुकदमा चला। अब इसने क्या किया कि ऑफ द कोर्ट बाहर ये केस सेटल किया 2022 में, मिलियंस ऑफ डॉलर देके। कहा जाता है कि $12 मिलियन दिए थे इसने वर्जीनिया गिफर्ड्स को, तब जाके ये केस कुछ थोड़ा बहुत सेटल हुआ था, बट तब भी सेटल नहीं हुआ। फिर भाई साहब की फ़ोटो, फिर भी ये अपना मानते नहीं थे। उसमें इंटरव्यू कहते नहीं जी मैं तो बड़ा सुथरा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं हुई है मेरे से। अब ये बंदे की जब अभी फ़ोटो वायरल हो रही है तो सब पता लग रहा है ये जो नीचे लेटा हुआ है और लड़की की वेस्ट पे हाथ रखा हुआ है, हालांकि लड़की को कवर वेस्ट तो कवर किया होगा तो उससे पता नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर पूरे एलिगेशंस थे और वो प्रूफ हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये बंदा मॉडर्न हिस्ट्री में ये पहला कोई रॉयल है जो कि कॉन्विक्ट हुआ और अरेस्ट हुआ। तो ये बहुत ही शेमफुल बात है पूरी रॉयल ख़ानदान के लिए भी। इससे पहले 1647 में किंग चार्ल्स वन वो कॉन्विक्ट हुए थे, और वो उनकी तो खैर उनको तो एग्जीक्यूट ही कर दिया था, उनके अलग ही स्यापे थे तो इस वजह से उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि कॉन्विक्ट हो गया। और सिर्फ एक छोटा सा चार्ज प्रिंसेस एन पे लगा था जो कि माउंटबेटन विंडसर की सिस्टर है, उनके ऊपर एक छोटा सा चार्ज लगा था कि उनके कुत्ते ने किसी को बच्चों को अटैक कर दिया था तो उनको फाइन हुआ था, लेकिन उनको कभी जेल में कुछ नहीं हुई। तो ये इतना मतलब बड़ा स्कैंडलस केस बन चुका है अक्रॉस दी ग्लोब। अब इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें फिर प्रिंस चार्ल्स III, तो उनसे भी पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना चाहते हैं आप जो किंग है। तो किंग कहते हैं कि देखो इट इज़ वेरी शेमफुल, और उन्होंने लिखा है कि किंग चार्ल्स है, उन्होंने लिखा है इट इज़ अ डीपेस्ट कंसर्न वाइल स्ट्रेसिंग दैट द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि ये जो है लॉ को अपना तरीका नज़रिया जैसे होना चाहिए वैसे वो अपना काम करेगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो रॉयल क्यों नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो वर्जीनिया गिफर्ड की फैमिली है या फिर और जो भी इसमें जो विक्टिम्स थे, तो उनके जो बयान आया है कि वो बड़े हैप्पी हैं और थेल्स की पुलिस का इनका सबका थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने ये यूके ने प्रूव कर दिया है कि अबव लॉ कोई भी नहीं, नॉट इवन रॉयल्स, नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम लॉ। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की है यूनाइटेड किंगडम ने कि माउंटबेटन विंडसर को उन्होंने अरेस्ट किया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मिस्टर ट्रम्प से भी पूछा गया कि आपके क्या बयान है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, ये जो माउंटबेटन विंडसर को अभी गिरफ्तार किया गया है। उनकी पूरी लाइन्स पढ़ के सुनाता हूँ मैं। हालांकि वो खुद ही एक तरह से कॉन्विक्ट है भाई, उन्होंने कोई कर्म कांड नहीं किए एप्स्टीन फाइल्स में, उन्होंने भी पूरे कर्म कांड किए। तो वो लिखते हैं वो मतलब जो बयान दिया उन्होंने CNN को, इट इज़ वेरी सैड थिंग टू सी इट एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिज ब्रदर ऑब्वियसली कमिंग टू आवर कंट्री वेरी सून। मतलब द किंग के बारे में बात कर रहे हैं वो, प्रिंस चार्ल्स III के बारे में, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन द किंग। ठीक है जी। तो हालांकि उन्होंने अपनी जो उन्होंने कर्म कांड किए उसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है ट्रम्प ने कि मिस्टर माउंटबेटन विंडसर इज अ शेम। ठीक है, तो ये सारी कहानी हुई है। और अब आगे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इनके ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं। अच्छा, ये जब क्या था कि ये 2001 से लेके 2011 तक ट्रेड इनवॉय थे। ठीक है, यूके के लिए ट्रेड रूट थे और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम को। उस टाइम पे कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो थी लीक की थी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में, और वो सारी इंफॉर्मेशन क्या थी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली क्या था कि जब ये ट्रेड एनवॉय थे तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की हालत बहुत ख़राब थी और वो बैंक्रप्सी के कगार पे था, और उसको बेल आउट किया था गवर्नमेंट ने 45 बिलियन पाउंड्स दे के
तब जाके वो कहीं जाके बच पाया था। अब वो उस बैंक का नाम है नेटवेस्ट बैंक। तो अब क्या हुआ कि ये जो है इसमें इनकी एक्सचेंज ऑफ मेल्स हैं माउंटबेटन विंडसर एंड्रू की और टेरेंस एलन की। टेरेंस एलन कौन थे? ये थे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। अब उसमें क्या कहते हैं कि ये क्लियरली उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनकी एक्सचेंज ऑफ मेल्स है। तो मिस्टर एलन लिखते हैं माउंटबेटन विंडसर को कि मिस्टर एलन सेड देयर वाज क्लियरली अ बंच ऑफ एसेट्स फॉर सेल एट आरबीएस एडिंग वी आर लुकिंग एट सम ऑफ देयर डिस्ट्रेस्ड रियल एस्टेट्स फॉर आवर क्लाइंट्स। मतलब जो कि आरबीएस की रियल एस्टेट थी जो कि वो बेचना चाह रहे थे, वो उसका सौदा कर रहे थे माउंटबेटन विंडसर के साथ। ठीक है, वो एलन को कह रहे थे कि एलन उससे मांग रहा था माउंटबेटन विंडसर की कि आप जो आपकी वहाँ पर रियल एस्टेट है जो कि डिस्ट्रेस्ड रियल एस्टेट है वो हम खरीद लेंगे, या हमारे जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या कहीं पे भी। और उस टाइम पे भी वो भी यही रहा था कि वो जो थे ह्यूज फायर सेल में लगे हुए थे जो आरबीएस के बॉसेस थे, ताकि वो बचा पाए इस बैंक को। ठीक है ना, हो सकता है ना जैसे कुछ एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं और फिर जो पैसा आता है पैसे से वो बैंक की जो भी उनका लेन देन होगा या फिर उनके ऊपर डिफॉल्ट्स होंगे वो उसको बचा पाए। Replying to Mr. Allen, Andrew said that he had been told by an RBS executive that RBS owned private bank Dremond's would be reviewed and would become more integral with Royal Bankers Codes। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे थे कि ये जो ट्रूमॉन्ट्स करके बैंक है वो रिव्यू होगा और वो आरबीएस से हटा दिया जाएगा और वो रॉयल बैंकर कोर्ट्स में चला जाएगा। तो क्या पता वो जो एंड्रू है वो ये सब उनसे इंफॉर्मेशन लेके वो सब ये खरीदना चाह रहा हो। और एंड्रू जो उधर के जो आरबीएस के चीफ थे सर स्टीफन एस्टर, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि ये बंदे के ऊपर जो बैंक का बोर्ड है उनको सर स्टीफन एस्टर पे पूरा विश्वास नहीं था कि वो कैसे बैंक चला रहे थे। और भी उसके सर स्टीफन एस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहते हैं कि ऑन एंड्रू आल्सो रिवील्ड दैट चीफ एग्जीक्यूटिव सर स्टीफन एस्टर वाज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अ स्टेक in RBS subsidiary brands because he had more important things to worry about। और ये जितनी भी मेल्स हैं ये क्या करते हैं, जो उनकी मेल्स हुई हैं एलन की और ये माउंटबेटन विंडसर की, ये सारे उठाते हैं और वो अपने एडवाइजर को दे देते हैं, डेविड स्टर्न को, तो जो भी जर्मन बॉर्न बिजनेसमैन था। और वो डेविड स्टर्न क्या करता है, वो सारी ईमेल्स उठा के एप्स्टीन को भेज देता है। तो अब ये आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये पूरा एक रैकेट था जो ये लोग क्या करते कि ये बीच का बिचौलिया बन के ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की एसेट्स को बिकवाता, वहाँ से पैसा खाता। और एक तरह से ये पूरी, आप सोचो ये बंदा कितना बड़ा गद्दार है अपने देश के लिए। ये ट्रेड एनवॉय था, इसको उस टाइम पे पूरी उधर की संस्थाओं के साथ खड़े होके ये पूरे जो वहाँ पे रिसेशन आया था और ये बैंक्स डूब रहे थे उनके साथ खड़े हो गए दिन रात एक करके, उसको उनको निकालना चाहिए था वहाँ से कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारे अपने देश को हमको बचाना चाहिए। ये उल्टा अपने देश को बेचने चला हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें और भी कुछ कहते हैं वो, इसमें ये कहते हैं कि जो यूके की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ओवरसी करती हैं आरबीएस को, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं थे सर स्टीफन से, और सर स्टीफन को वो हटाना चाह रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि अब ये सारी जब ये बातें खुली हैं तो उसमें फिर जो वहाँ पे आइन फ्रेसर है, ठीक है, वो सिटी एक्सपर्ट है और उन्होंने एक बुक भी लिखी है श्रेडेड, जिसमें कि जो नियर कोलैप्स था आरबीएस का उसके ऊपर पूरी वो स्टोरी है। तो आइन फ्रेसर कहते हैं कि ये सारी बकवासबाजी है, ये बंदा मतलब एक तरह से हमारे देश को बेचने लगा हुआ था और सर स्टीफन एस्टर का बहुत बड़ा योगदान है आरबीएस को बचाने में और आरबीएस को दोबारा खड़े करने में। ठीक है, तो इस तरह के बयान जो है आए हैं। फिर इसकी निंदा करते हुए और भी कई लोगों ने कई बयान दिए हैं। बिजनेस सेक्रेटरी हैं विंस केबल, उन्होंने बोला कि एंड्रू को एक्यूज किया है कि ड्रेडफुल सिनिकल बिहेवियर है ये, और अगर ये सारा कुछ क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ है
तो उसके ऊपर एक कड़ी जांच होनी चाहिए और इनको पूरी सज़ा होनी चाहिए उसके ऊपर। और इस पे जो सिटी एक्सपर्ट थे आइन फ्रेशर, उन्होंने भी कहा है, उनकी लाइंस को इस तरह से कहती है, व्हाई द हेल डिड एंड्रयू कंसिडर इट एप्रोप्रिएट टू ग्लीन पोटेंशियली मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट रेस्क्यूड बैंक RBS फ्रॉम प्राइवेट मीटिंग्स एंड देन लीक दिस टू कॉन्टैक्ट्स ही क्लियरली विश टू इम्प्रेस, है ना। तो एक तरह से ये एलन से बात कर रहा था, उधर एप्स्टीन को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो ये बिचौलिया बन के ये सारा जो है अपना देश बेचने में लगा हुआ था। तो मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये तो मेन बंदे हैं यूनाइटेड किंगडम के, हमारे देश में भी इस तरह के कई गद्दार होंगे, तो ये अपना देश बेचने चले गए थे एक तरह से। अच्छा, इसके ऊपर जो है, जो माउंटबेटन विंडसर है, जो एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर है, उन्होंने जी उस टाइम पे, आपको अगर पता होगा कि एस्टन मार्टिन जो है कार ब्रांड है यूके का, जो कि लग्जरी कार्स बनाती है, स्पोर्ट्स कार्स बनाती है, उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा पिटी हुई थी। अब क्या होता है कि इसमें वो ये इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं एलन को, उसको भी ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो एस्टन मार्टिन की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उनकी सेल्स बहुत कम चल रही है, और जो यहाँ की मैनेजमेंट है और जो उसका कुवैती ओनर है, उनके बीच में रिफ्ट चल रहा है। जो ट्रेड इनवॉइस थे, ट्रेड दूत थे, इनको अपने देश को बचाना चाहिए था। ये सारी इंफॉर्मेशन उठा के अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया को बांट रहे थे। अब वो जासूस थे, वो क्या थे, वो भी कई क्लेम्स ऐसे भी लगे हैं कि वो चाइना के जासूस थे, चाइना के लिए जासूसी कर रहे थे, ऐसे क्लेम्स भी लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उठा के अपने देश की बेच दी। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई राइट है इस देश में, यूनाइटेड किंगडम जो है उनको एग्जाइल पर भेज देना चाहिए या फांसी दे के ख़त्म कर देना चाहिए। अगर एक कोई नॉर्मल बंदा होता अभी तक तो उसको तो फांसी दी जाती, बट फिर भी मैं बहुत सराहना करूँगा इंग्लैंड की कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और एक रॉयल को सज़ा दे रहे हैं और रॉयल के ऊपर उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन चलाई है। तो जी हाँ, ये थी लेटेस्ट अपडेट हमारे केस पे, और ये बहुत ही बड़ा है, एक विचार का मुद्दा है। इसमें आप देखिए कि वेस्ट के टॉप लीडर्स जो कि दुनिया को चलाते हैं एक तरह से, उनके नाम आए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर है, बिल गेट्स है, ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि टॉप लीडर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और इन लोगों के सबके नाम आए और इनकी कुकर्म आया। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, प्लीज़ आप ये शेयर करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल को चलाने के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए इस टाइम पे बहुत क्रिटिकल है। मैं अभी भी देखता हूँ कि कई लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस चैनल को। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।